दिल की उलझन और यादों के जाल में फंसा जीवन। आज ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। फाइलों के बीच उसका चेहरा उभर कर आता रहा। किसी तरह लंच टाइम तक का समय काटा, फिर छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना हो गया। गाड़ी चलाते वक्त भी उसका ध्यान आता रहा। दरअसल सुबह बालकनी में टहलते हुए युवक पर मेरी नज़र अचानक ही पड़ी। इतना सुंदर और बलिष्ठ शरीर का स्वामी मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी मन में विचार कूदा, यह मकान तो न जाने कब से खाली पड़ा था। नीलम भी कई बार शिकायत कर चुकी थी, तुम तो दिन भर बाहर रहते हो, आस पड़ोस में भी खाली प्लॉट है, सामने एक ही तो मकान दिखता है, वह भी खाली, कोई दो बात करने वाला भी नहीं। मैं उसकी पीड़ा समझता था, लेकिन यह संभव नहीं था कि मैं उसके टाइम पास के लिए कोई किराए का इंसान ले आऊं। अनायास ही मेरे सामने अतीत के पन्ने खुलने लगे। नीलम मेरे सामने वाले घर में ही रहती थी। उन दिनों मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था। सुबह वरांडे में था कि सामने वाली बालकनी में मेरी नज़र अटक गई। नीलम बालकनी में इधर से उधर घूमती हुई मोबाइल पर बातें करने में मशगूल थी। न जाने कितने स्वप्न मेरी आंखों में तैरने लगे। मैंने चोर निगाहों से इधर उधर देखा, कहीं कोई उसे देखते हुए मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फिर अनुमान लगाया कि इस समय पापा मम्मी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैंने पुनः बालकनी पर नज़र डाली, परंतु वह दोबारा नज़र नहीं आई। मन मसोसते हुए मैं अंदर आ गया। अतीत की यादों को झटकर ऑफिस से जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। मुझे अचानक घर में देख नीलम पहले चौंकी, फिर चिंतित स्वर में पूछ बैठी, आज अचानक? तबीयत तो ठीक है। मेरी इच्छा हुई कि उससे कहूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और न भविष्य में कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह सका। एक भेदती सी नज़र नीलम पर डाली और पलंग पर लेट गया। जहाँ वह लड़का सुबह देखा था वहाँ नजर गई। किसी को न पाकर मन शाश्वत हुआ। कौन है यह? क्या करता है? शादीशुदा है भी या? न जाने कितने प्रश्न मेरे मस्तिष्क में चुभने लगे। मैं माथे पर हाथ रखकर पुनः अतीत में खो गया। मैंने उस दिन माँ से नीलम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। कौन है वे लोग, कहाँ से आए हैं, उनके पापा क्या है, वगैरह। अब तो सुबह उसे देखना मेरी दिनचर्या का अंग ही बनता गया। चाय पीने व अखबार पढ़ने के बहाने मैं यदा कदा उसकी अदाओं का पान करने लगा। जैसे जैसे मेरी छुट्टियां समाप्त होने लगी, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जाने से पहले मैं घुमा फिरा कर पूछ बैठा, माँ इन लोगों के यहाँ कोई लड़की है क्या, विवाह योग्य? हाँ बेटा, शर्मा जी और उनकी पत्नी बहुत परेशान रहते हैं। उनकी बेटी एमबीए कर रही है, इकलौती बेटी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिल रहा। मैंने कोई प्रतिक्रिया माँ के सामने व्यक्त करना उचित नहीं समझा और सामान पैक करने लगा। जाने क्यों एक तीव्र इच्छा हृदय में घर करने लगी, काश नीलम दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हृदय में एक चिंगारी दबाए मैंने वह शहर छोड़ दिया। पलंग पर लेटे लेटे मेरी नज़र अनायास ही सामने बालकनी पर जा टिकी। वहाँ किसी को न पाकर मैंने नीलम की गतिविधि पर एक गहरी नज़र डाली, परंतु वहाँ भी कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आया। वह नहाकर वरांडे में अपने बालों को तौलिए से सुखा रही थी। इस बीच वह 2-3 बार झाँक झाँक कर मुझे देख गई थी कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, परंतु मैं तो सामने वाले युवक के बारे में नीलम की प्रतिक्रिया देखने के प्रयास में जी जान से जुटा हुआ था। अलबत्ता दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर मैं यूँ लेटा मानो गहरी नींद में हूँ। आखिरकार शाम 6 बजे वह सिरहाने आकर बैठ और मेरा सिर दबाने लगी। उठो, शाम पड़े नहीं सोते, चाय पी लो। मैं उठ बैठा और हम दोनों वरांडे में चाय पीने लगे। कल वह किस रूप में दिखेगा, नीलम उस समय क्या कर रही होगी, मेरे लिए नाश्ता बनाएगी या किसी बहाने उस युवक को देखेगी, मिलेगी। आखिर वो भी एक
जवान लड़की है। जब मैं उसके रूप पर मुग्ध न हो सकता हूँ तो वह एक पुरुष क्यों नहीं। मेरे दिमाग में आने वाले कल की रूपरेखा बनने लगी और नीलम के टूटे फूटे वाक्य कानों में पड़ने लगे। मैं तो घबरा गई थी कि वही तुम्हारी तबीयत। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। आज खाने में क्या बनाओ। मैंने अनमने भाव से कुछ भी बना लो कहकर उसे पीछा छुड़ा लिया। मैं फिर यादों में खो गया। मैं जब दोबारा छुट्टियों में घर आया तो माँ और नीलम की माँ से काफ़ी घनिष्ठता हो चुकी थी। माँ ने उन्हें वचन सा देते हुए कहा था, आप लोग निकेश से बात कर ले। यदि उसे कोई ऐतराज़ न हो तो हमें यह शादी मंजूर है। निकेश का अंतिम वर्ष है। हम सर्विस लगते ही उसका विवाह कर देना चाहते हैं। मेरे दिल की मुराद जुबां पर आने से पहले ही पूरी हो गई और एक दिन मैं और नीलम विवाह सूत्र में बंध गए। रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह मैं जल्द ही उठ बैठा और अखबार पढ़ने के बहाने वरांडे में जाकर बैठ गया। मेरी नज़र बालकनी व नीलम दोनों पर थी। वह गुनगुनाती हुई आई और वही जमीन पर बैठ गई। मैं अखबार का एक एक पन्ना पढ़ता जाता और उसे क्रमश थमाता जाता। वह युवक सामने अखबार पढ़ने में मशगूल था। बिना भाव वाली बनियान में उसका बलिष्ठ शरीर साफ दृष्टिगोचर हो रहा था। थोड़ी देर बाद नीलम अंदर साफ सफाई में जुट गई। झाड़ू लगाते लगाते वह वरांडे में आ गई। वहाँ भी पूरे मनोयोग से धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी, मानो झाड़ू नहीं कोई कशीदा काट रही हो। मैं क्रोध और ईर्ष्या से जल उठा। क्या यही समय मिला है इसे सफाई करने का। पर मैं क्या बोलूं। मैंने घड़ी देखी और बुदबुदा उठा। 8:15। मुझे अब ऑफिस के लिए तैयार होना चाहिए। यह सोचते हुए मैं बाथरूम की ओर चल पड़ा। नीलम किचन में जा चुकी थी। मैं शेविंग के लिए दोबारा शीशे के सम्मुख जा खड़ा हुआ। एक बारगे मेरी नज़र फिर से बालकनी की ओर गई। मुझे ऑफिस जाना था और मैं गया। मैं अभी भी लगातार उस युवक के बारे में सोच रहा था। साथ ही वरांडे में काम करती नीलम का चेहरा घूम जाता। जब कई दिनों तक मैं यही सब कुछ सोचता रहा तो मेरे काम में गलतियां होने लगी। एक दिन बॉस चिंतित होकर पूछ बैठे, निकेश आजकल क्या हो गया है आपको। क्या घर में कोई प्रॉब्लम है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात हो गई। एक दिन मैं यूं ही लेटा हुआ था, तभी नीलम का फ़ोन पर बातें करते सुना। भाई साहब, इनको आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है, गुमसुम से रहते हैं। बात करने की कोशिश करो तो जैसे खाने को दौड़ते हैं। क्या ऑफिस में कोई बात। ऑफिस के लोग सोचते हैं कि घर की कोई समस्या है। घर में नीलम मेरे बदलते रूप को देखकर ऑफिस की किसी समस्या के बारे में सोचती है। लेकिन मैं हूँ कि अपने ही बनाए चाल में ऐसा उलझा हुआ हूँ। नीलम अब मुझसे किनारा सा करने लगी है। ज़रूरत भर का बोलती है। हंसना बोलना तो वह भूल चुकी है। उसकी बदली हुई दिनचर्या से मैंने खुद ही अनुमान लगा लिया कि उसे मेरे ख्यालों का पता चल गया है, क्योंकि वह चुपचाप चाय रखकर चली जाती है, खुद अंदर ही चाय पीती है। अब वह बाहर आने से भी कतराने लगी है। एक दो बार मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर चली गई। इस तरह की घटना व ऐसी मनोस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं या मेरा शक्की स्वभाव। अनजाने ही मैं अंतोदक में गिरने लगा हूँ। देखते ही देखते वह स्वर्ग सा घर नर्क बन गया है। जिस घर में हर वक्त नीलम की हंसी लहराती रहती थी, वही शमशान की खामोशी रहने लगी है। इस तरह के व्यवहार से तो मैं स्वयं के साथ साथ उसे भी कितनी बड़ी सजा दे रहा हूँ। इस शक्की स्वभाव ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हर समय बालकनी में खड़ा युवक मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। कितनी बार अचानक घर आकर मैंने चेक भी किया कि नीलम और उस युवक के मधुर संबंधों की एक झलक ही पालूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने सुनने को मिला। एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसने बहुत ही गहरी और बोझिल आवाज़ में कहा, सुनो,
मैं सोचती हूँ कि हमें यह मकान बदल देना चाहिए। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। इस शहर में मकान मिलना इतना आसान समझ रखा है? उसे परखने लिहाज से बोला। कोशिश तो कर सकते हैं, तुम ही कोशिश करके देख लो ना। मैं रुके शब्द में बोला, ठीक है। वह संक्षिप्त सा उत्तर देकर चुपचाप मुँह फेरकर सो गई। इधर 2-3 दिन के लिए मुझे गाँव जाना पड़ रहा था। नीलम को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। थोड़ा घुमा फिरा कर कहा, चलो तुम भी। यहाँ अकेली क्या करोगी? मन न लगेगा। ठीक है। गांव से वापस आने पर आज सुबह सुबह चाय का कप और अखबार लेकर मैं वरांडे में जैसे ही बैठा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा। आंखों को मलमल कर देखा। क्या यह सच है? मैं खुद से ही कहीं प्रश्नोत्तर करने लगा। सामने टूलेट का बोर्ड हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे की बटन दबाना ना भूलें।